हेलो एवरीवन। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड हेड ऑफ इनकम विच इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपने पहला हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी देख लिया है। हालांकि इसे खत्म करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको अभी 3 और हेड देखने हैं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। चलिए पहली बात करते हैं कि इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो आप कहेंगे मुझे पता है सर, इस हेड में जो इनकम टैक्सेबल होती है वो होती है रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एक हाउस प्रॉपर्टी से जो किराए की इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो जानकर आपको आश्चर्य होगा। पता है इस हेड में वो इनकम, वो रेंटल इनकम जो आप रिसीव करते हैं वो टैक्सेबल नहीं होती। इनफैक्ट टैक्सेबल होती है जो आप रेंटल इनकम एक हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट। एक हाउस प्रॉपर्टी से जो आप एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास ढेरों मकान है और आप उस मकान में अपनी रहीसियत से रहते हो। गर्मी में किसी और मकान में, सर्दी में किसी और मकान में, बरसात में किसी और मकान में आप रईस आदमी हो। ढेरों मकान हैं आपके पास और आप अपनी इच्छा के हिसाब से जिस मकान में मन करता है उस मकान में रहते हो। आपके पास कोई किराया नहीं आ रहा है तो भी सरकार कहती है इस मकान का किराया आ सकता था। आंसर इज यस। अगर ये किराए पे होता तो इसका मकान आ सकता था। इसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड रेंट तो है, एक्चुअल रेंट तो नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट तो है और वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ओह माय गॉड सर, अगर रेंट की इनकम नहीं आ रही है तो भी टैक्सेबल हो जाएगी? यस। आप कहेंगे ये कानून तो बड़ा ही बेकार है सर, ऐसा कैसा कानून बन गया है? तो मैं आपको बताऊंगा। शुरू से आपको एक बात बताते आ रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में भी आपको बताया था कि हमारे देश में जो रईस हैं वो दुनिया में सबसे रईस हैं और जो गरीब हैं वो दुनिया में सबसे गरीब हैं। ये जो अमीरी और गरीबी का फासला है ना वो हमारे देश में बहुत बड़ा है। लेकिन क्या इस फासले को मिटाने के लिए हमारी सरकार अमीरों से छीन के गरीबों को दे सकती है क्या? कि आइए इस फासले को कम करते हैं इस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी और प्रयास सरकार कर सकती है इस फासले को, इस गैप को कम करने के लिए वो सरकार जरूर करती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये जो टैक्स लॉ है ना ये बनाना बहुत आसान नहीं है। सिर्फ ये एक रेवेन्यू सोर्स नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि बस भाई इस कानून को इस कदर डिजाइन किया जाए कि रेवेन्यू आ जाए गवर्नमेंट के पास। नहीं, बहुत कुछ देखना और सोचना पड़ता है। सरकार क्यों ऐसा कर रही है? क्यों ऐसे रईस आदमी से कहती है कि भाई जो किराया नहीं भी आ रहा है ना तो भी एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हारी इनकम मानी जाएगी और टैक्स देना पड़ेगा? हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी फुटपाथ पे रहती है, उनके पास घर नहीं है रहने के लिए। तो सरकार उन रईसों से कहती है भाई साहब आपके पास ढेरों मकान हैं, ठीक है, आप किराए पे भी नहीं देते हो, ताला मार के रखते हो और जब मन करता है जिस मकान को यूज करते हो। क्या रईसियत है भाई साहब आपकी? जिस देश में इतने सारे लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। हम क्या करेंगे, आपसे एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स लेंगे। तो अब वो अमीर आदमी कैसे सोचता है? कहता है यार किराया आता है चाहे नहीं आता है, मुझे तो किराए की इनकम मेरे हाथ में मान ली जाती है और टैक्स लिया जाता है हमसे। एक काम करते हैं, किराए पे मकान को लगा ही देते हैं। ऐसे में क्या होगा, किराया जो आएगा उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि अगर नहीं भी आ रहा है किराया तो भी एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स लगेगा। मतलब बिना इनकम आए टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, इससे अच्छा इनकम आ जाए। तो इससे बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि किराए पे मकान अपना दे दें। राइट। अब मान लीजिए मेरे पास 4 मकान है, ठीक है, 1-1 करोड़ रुपए का मकान है। मैं उस 1 करोड़ रुपए के मकान में रहता हूं क्योंकि मेरी ऐसी हैसियत है। लेकिन एक आदमी मेरे ही मकान में किराए पे रहता है, मतलब मेरे ही बराबर मकान में किराए पे रहता है, वो 20,000 रुपए का मात्र मुझे किराया देता है। जरा सोचिए, 20,000 रुपए का किराया देके भी वो उतने ही बड़े मकान में आराम से रह ले रहा है। ये पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज गवर्नमेंट ने मुझे कंपेल किया इनडायरेक्टली कि भाई तू अपना मकान किराए पे दे दे, क्योंकि देगा तो सही, नहीं देगा तो भी किराए की इनकम मानी जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट और तुझसे टैक्स लिया जाएगा।
right? So let me now conclude this point. What is taxable under the head income from house property? Expected rent or actual rent, whichever is higher. ओ तो सर अब ये बात आपने फाइनल बताई, ठीक है। एक मकान खाली पड़ा है, ठीक है, उसका कोई किराया नहीं आ रहा है, तो एक्चुअल रेंट 0 है, बट उसका एक्सपेक्टेड रेंट पता है कितना है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए बन जाएगी इनकम। यस। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक मकान है जिसका एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है पता है? 5 लाख, लेकिन उसका एक्सपेक्टेड रेंट है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए आना चाहिए उसका किराया, तो 7 लाख रुपए इनकम बन जाएगी। हाँ, एक तीसरा केस लेते हैं जहां पे एक्चुअल इनकम 7 लाख रुपए है किराए की, एक्सपेक्टेड रेंट ही 5 लाख है। 5 लाख आना चाहिए था, लेकिन 7 लाख रुपए किराया आ रहा है, किराएदार से ज्यादा किराया मिल रहा है, तो 7 लाख रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। राइट, ये थोड़ा सा ओवरव्यू हमने दिया आपको ताकि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, द एक्चुअल रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड. The expected rent or actual rent, whichever is higher, is taxable under this head. This is even possible what we are going to study. Even if you are not generating even a single penny as rental income, still the expected rent would be computed in your hand and that would be made liable to tax. Right? Now coming to understand what is house property. House property क्या है? जिस घर में हम रहते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी है, कि जो दुकानें हैं वो भी हाउस प्रॉपर्टी है, जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है, मॉल क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है? बताइए क्या है हाउस प्रॉपर्टी? प्राइमरली लोगों के दिमाग में आता है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस मतलब घर जिसमें हम रहते हैं। तो लेट मी मेक दिस कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन removed from your mind. House properties are of two types, commercial house property and residential house property. House property दो प्रकार की होती है, residential and commercial. Residential house property क्या है? Residential house property है flats, stand alone houses, ठीक है। फिर commercial house property में क्या आएगा? Commercial complexes, shops, mall, ये सब क्या है? Commercial house property. आई होप आप समझ गए। जिनमें आप अपना व्यापार वगैरह कर रहे हैं वो कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी है, जिनमें हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो व्हेन आई से हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन बी कॉमर्शियल, इट कैन बी रेजिडेंशियल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम तैयार हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। प्लीज कम। जब भी आप कोई भी हेड स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है चार्जिंग सेक्शन। इस हेड ऑफ इनकम का भी सबसे पहला सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22। क्या कहता है चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि इस हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो आइए देखते हैं कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। इनकम इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कहता है इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी अगर फॉलोइंग 3, ऑल 3, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। पहला, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू। इसका मतलब क्या है? कह रहा है वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? आपने एक 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, 3000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट खरीदा है और इस पे 2000 स्क्वायर फीट पे आपने कंस्ट्रक्शन करा दिया है, ये मकान बनवा दिया उसके ऊपर। 2000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करा दिया, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि हाउस प्रॉपर्टी क्या है? 2000 स्क्वायर फीट पे जो बिल्डिंग बनी है दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर ये पूरा का पूरा, मतलब जो ये कुछ खाली जगह भी तो बच गई। 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिए ना, लैंड तो बड़ी है और बीच में हमने मकान बनवाया तो चारों तरफ किनारे किनारे क्या है? जमीन भी खाली पड़ी है। तो क्या ये सब मिला के हाउस प्रॉपर्टी है या फिर ये जो बिल्डिंग है सिर्फ ये हाउस प्रॉपर्टी है? तो आइए डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, प्रॉपर्टी बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, या फिर बिल्डिंग के किनारे का लैंड होना चाहिए,
यानी ये बिल्डिंग के किनारे अगर लैंड है तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी है। यानी इस वाली सिचुएशन में आपको ये बताया जा रहा है कि दिस एंटायर पोर्शन इज हाउस प्रॉपर्टी, ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए मेरी लैंड ही 2000 स्क्वायर फीट की होती और इस 2000 स्क्वायर फीट पे हम पूरे पे ही कंस्ट्रक्शन करा दिए होते तो भी ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी था। लेकिन अगर एक वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो। अंडरस्टूड? तो जो किराए की इनकम होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? कह रहा है बिल्डिंग हो या फिर बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू हो। राइट? क्या होना चाहिए? जिसका किराया, जिस किराए की इनकम यहां टैक्सेबल होगी वो प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग होनी चाहिए। कौन सी बिल्डिंग होनी चाहिए? कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, ये सब नहीं बात कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो बिल्डिंग होनी चाहिए और या फिर साथ में बिल्डिंग के साथ लैंड भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ खाली प्लॉट ऑफ लैंड है देन इट इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। क्या खाली प्लॉट को भी किराए पे दिया जा सकता है? आंसर इज यस, दिया तो जा सकता है, लेकिन खाली प्लॉट का जो किराया आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो आपके मन में एक बात आएगी, सर तो इसकी इनकम, किराए की इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी अगर खाली प्लॉट का किराया जाए? तो चलिए आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं, ये यहाँ पे बात नहीं आनी चाहिए थी वैसे। अगर खाली प्लॉट का किराया है, इसका किराया है, तो वो टैक्सेबल होगा या तो पीजीबीपी में या फिर आईओएस में। आप पूछेंगे सर पीजीबीपी में कब? मान लीजिए यही आपका बिजनेस है, आप जमीन खरीदते हो, आपके पास ढेर सारी जमीन है और सारी जमीन को आप किराए पे चलाते हो। ठीक है, और यही आपका बिजनेस ही है, तो इट इज पीजीबीपी इनकम। आपके पास एक कोई जमीन पड़ी थी खाली, आपने उसको किराए पे चला दिया, किसी मॉल वगैरह के बगल में थी, तो आपने पार्किंग के लिए ही वो जमीन की किराए पे दे दी किसी को, तो बस ऐसे केस में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। किसी भी पर्पस के लिए दी, किराए पे जमीन दी। अगर आपके पास एक आध कोई जमीन है, आपने किराए पे किसी को दे दी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और वही अगर आपका धंधा ही है, भाई हम तो क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, किराए पे चला देते हैं, तो दैट इज पीजीबीपी इनकम। तो इट डिपेंड्स ऑन कि नेचर क्या है आपका। आप ओकेजनली वही काम करते हो तो देखिए धंधा किसे कहते हैं, जब हम वही काम करते ही हैं तो बिजनेस, तो पीजीबीपी की इनकम है। अगर कोई कैजुअली इनकम आ गई तो इट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई एक जमीन खाली पड़ी थी, हमने किराए पे लगा दी, देन इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर? दूसरी, द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको किराया आ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल कब होगी? जब प्रॉपर्टी होनी चाहिए विच इज अ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू। दूसरी बात, यू शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी के ओनर हो। इसका क्या मतलब है? मिस्टर एक्स ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, ठीक है, इन्होंने मिस्टर वाई को लेट आउट कर दिया, प्रॉपर्टी किराए पे दे दी। ठीक है, तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या देते हैं? रेंट देते हैं। मिस्टर वाई उस मकान में रहते नहीं है, इन्होंने फर्दर लेट आउट कर दिया, सबलेट उसे कहा जाता है, इन्होंने सबलेट कर दिया मिस्टर जेड को। तो भाई मिस्टर जेड भी तो मिस्टर वाई को क्या देते हैं? किराया देते हैं। ये जो किराया है, पता है इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये भी तो किराया आ रहा है मिस्टर वाई को, जो जेड दे रहा है। क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वाई है? आंसर इज नो। पता है क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कब कहलाती है? द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। किराया तो जरूर आ रहा है मिस्टर वाई को, लेकिन ये ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो खुद एक टेनेंट थे जिन्होंने फर्दर टेनेंट के ले आया। ठीक है, तो दिस रेंट इनकम इज इन द हैंड्स ऑफ वाई। वाई के हाथ में ये कौन सी इनकम होगी? या तो पीजीबीपी होगी या तो आईओएस होगी। राइट? या तो पीजीबीपी होगी या तो फिर आईओएस होगी। पीजीबीपी या आईओएस में से कौन सी इनकम होगी? अगेन द सेम थिंग। अगर मिस्टर वाई यही काम ही करते हैं, किराए पे जगह लेते हैं, फर्दर किराए पे चढ़ा देते हैं, यही काम ही है, सैकड़ों मकान किराए पे ले रखे हैं और किराए पे आगे चला दिए हैं। ये किराए पे मकान लेते ही इसलिए ताकि फर्दर आगे किराए पे चला सकें।
तो पता है ये क्या कहलाएगा, इनका जो इनकम है, पीजीबीपी। अगर उन्होंने कोई एक मकान किराए पे लिया था, उनको जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, फर्दर किसी को और को किराए पे दे दिया, तो दिस इज आईओएस। अगर कैजुअली बस एक आध मकान के साथ ऐसा हो गया तो आईओएस। इफ इट इज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, भाई ये काम ही यही करते हैं, किराए पे मकान लेके फर्दर किराए पे देते हैं, देन इट इज पीजीबीपी। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को जो किराया देते हैं साल का वो है 5 लाख रुपया। ठीक है, अब मिस्टर जेड जो मिस्टर वाई को किराया देते हैं, भाई मिस्टर वाई 5 लाख रुपया किराया दे रहे हैं तो लेते तो ज्यादा होंगे ना, ये ले रहे हैं 7 लाख रुपया। तो इनकम मिस्टर वाई की पता है कैसे निकलेगी, 7 लाख में से 5 लाख रुपया माइनस वो कॉस्ट भी है, तो 2 ही लाख रुपए इनकम है। ये बिजनेस की इनकम आपको पता होनी चाहिए कैसे निकलता है। जो आता है ना बिजनेस में वो रेवेन्यू होता है, और जो जाता है वो खर्चा होता है, घटाने के बाद जो आता है वो मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, आईओएस की इनकम की कंप्यूटेशन बिल्कुल सेम होती है जैसी पीजीबीपी। अच्छा, ये सारी बात जब हम कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अरे सर ये सब ठीक से बताइए, डिटेल में बताइए। तो हम आपसे कहेंगे बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट जाके फिर से पढ़ो, तो जहां पे सारी बात आपको बताई गई है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ऑल दीज हेड्स कैसे होता है, ठीक है, अकाउंटिंग के मेथड इन हेड्स में क्या होते हैं, ये सब कुछ बताया गया है। आपको याद आ रहा है कि नहीं? एंड जो तरीका पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट करने का होता है, एग्जैक्टली आईओएस का भी वैसा ही होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी जो आता है वो रेवेन्यू होता है, उसको लाने के लिए जितना खर्चा किए हो वो घटाया जाता है और बैलेंस इनकम होता है। यानी अगर आईओएस भी निकाला जाएगा तो इनकम यही होगी, 7 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी में, भाई हाउस प्रॉपर्टी में तो ये एक्चुअल रेंट हो गया, और मैंने आपको बताया एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट इनको कंपेयर किया जाता है, और जो ज्यादा होता है वो टैक्सेबल होता है। तो दिस इज एक्चुअल रेंट। और देखिए वैसे तो सच पूछिए तो जनरली जो एक्चुअल रेंट होता है वही ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार ने जो एक्सपेक्टेड रेंट का मैकेनिज्म बनाया है ना, उससे रेंट कम ही आता है। ठीक है, जो उन्होंने निकाला है तरीका कि इतना तो इनकम आना ही चाहिए किराए की, तो वो जनरली कम ही है। तो जो मार्केट में रेंट चल रहा है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रहा है। सरकार के हिसाब से जितना किराया होना चाहिए मार्केट में, तो किराया और ज़्यादा हो चुका है आज की तारीख में, तो एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा होता है। तो 99% ऑफ द केसेज यू विल फाइंड, प्रैक्टिकली 99% ऑफ द केसेज यू विल फाइंड कि एक्चुअल रेंट इज ओनली हायर, एंड इन दैट केस द एक्चुअल रेंट इज मेड टैक्सेबल। बट एट टाइम्स द एक्चुअल रेंट इज जीरो, भाई किराया तो आ ही नहीं रहा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वहां पे एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल होता है। लेकिन जहां पे एक्चुअल रेंट आ रहा है ना, तो 99% ऑफ द केसेस में एक्चुअल रेंट ही ज्यादा होगा। तो दो बातें हम लोग ने समझी यहां पे। पहला, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। दूसरी बात, द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरी बात, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय हिम। उस प्रॉपर्टी का प्रयोग ओनर के द्वारा कोई बिजनेस या प्रोफेशन वो खुद कर रहा है उसके लिए प्रयोग नहीं होनी चाहिए। अपने ही बिजनेस प्रोफेशन के लिए हम उस प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करने का मतलब क्या है, उसमें हम अपनी दुकान चलाते हैं, अपना गोडाउन चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे हम अपना कोई बिजनेस प्रोफेशन वहां पे कर रहे हैं, तो कह रहा है कि वो मकान वो नहीं होना चाहिए जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं ये कहता हूं कि अगर उस मकान में मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या उसका किराया आ भी रहा होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाए? ये यही ना कह रहा है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये 3 कंडीशन है, पहला वो मकान होना चाहिए, दूसरा आप उसके मालिक होने चाहिए, तीसरा कि आप उसमें अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो मेरे मन में एक बात आती है कि यार अगर हम उसमें अपना बिजनेस कर रहे हैं तो किराया तो वैसे ही नहीं आ रहा होगा। तो ये बात क्यों लिखी हुई है? क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किराया आना जरूरी नहीं है। आपको यह बात इसीलिए मैंने समझाई स्टार्ट करने से पहले ही कि एक्सपेक्टेड रेंट भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो एक बात बताइए, एक्सपेक्टेड रेंट तो होगा ना, अरे एक्चुअल रेंट नहीं होगा, किराया नहीं आएगा। लेकिन उस मकान का किराया, अगर किराए पे होता वो मकान जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ किराया आ सकता था कि नहीं, उसी को तो एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। अगर मकान किराए पे होता तो कितना किराया आता है, इज एक्सपेक्टेड रेंट। कितना किराया वो जनरेट कर सकता है, इज एक्सपेक्टेड रेंट। यही तो मतलब होता है। तो क्या वो किराया जनरेट कर सकता है? हाँ, किराया जनरेट कर सकता है, उसकी एक्सपेक्टेड रेंट तो होगी।
राइट। तो एक्सपेक्टेड रेंट की वजह से भी टैक्सेबल हो जाता है ना, इसलिए ये बात बताना जरूरी था। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि भाई यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह से भी मतलब नहीं है, यही क्लैरिटी दे रहा है। कह रहा है कि नंबर 1 आप वो मकान है, पहली बात वो मकान है, दूसरी बात आप उसके ओनर हो, और तीसरी बात आप अपना उसमें धंधा नहीं कर रहे हो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो जाएगा। इसने कहीं भी एक बात बोली कि किराया आ रहा है तो टैक्सेबल होगा, नहीं, इसको मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। ये देखिए चार्जिंग सेक्शन में 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट खत्म हो गए यहां पे। माय गुडनेस, ये क्या लॉ है। सेक्शन 22 कहता है कि अगर मकान है, आप उसके मालिक हो और उसमें धंधा नहीं कर रहे हो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो जाएगा। यानी मकान है, आप उसके मालिक हो, किराए पे दिए हो, इनकम टैक्सेबल होगा। मकान है, आप उसके मालिक हो, खाली पड़ा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। मकान है, ठीक है, आप उसके मालिक हो, आप उसमें खुद रहते हो, आप उसमें खुद रहते हो, ठीक है, क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा, क्योंकि यही कह रहा है कि मकान है, आप उसके मालिक हो, और तीसरी बात आप उसमें अपना धंधा कर रहे हो, तब जाके ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप उसमें अपना धंधा नहीं कर रहे हो तब जाके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। तो अगर मकान है, हम उसके मालिक हैं और धंधा नहीं कर रहे हैं, यानी हम रहते हैं, किराए पे दे दिए हैं, खाली पड़ा है, कुछ भी केस है, अगर हम धंधा नहीं कर रहे हैं, कोई भी केस है, मकान है, हम मालिक हैं, और कोई भी केस है अदर देन कि हम उसमें धंधा कर रहे हैं, तो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर जिस मकान में हम रहते हैं, मकान है, मालिक है, और धंधा तो कर नहीं रहे हैं उसमें, हम रहते हैं, तो क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है? लेकिन सर हमने तो कभी नहीं टैक्स दिया उस पर। हाँ, पापा से भी पूछा मैंने, कभी टैक्स नहीं दिया उस पर। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि 2 मकान की इनकम निल मानी जाती है। एक्चुअली इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन सिर्फ इनकम निल है ना, इसलिए टैक्स भी निल आएगा उसका, उसकी इनकम निल मानी जाती है। फिर से सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस मकान में रहते हैं, क्या वो चार्जेबल टू टैक्स है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? आंसर इज यस, वो चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन आपको उस पर टैक्स देना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसका टैक्स निल आ जाएगा। क्यों निल आ जाएगा? क्योंकि उसकी इनकम ही निल है। सरकार 2 मकान की इनकम निल मानती है, यानी मेरे पास अगर 2 मकान है तो सरकार उसकी इनकम निल मानेगी, लेकिन 2 से अधिक मकान है तो अब वो किराए पे है चाहे नहीं है, उससे मतलब सरकार को नहीं। 2 से अधिक जितने भी मकान हैं, अगर मेरे पास 5 मकान है तो 2 मकान की इनकम तो निल है, बाकी बचे 3 मकान की जो डीम्ड रेंट होगा, ठीक है, जितना रेंट आ सकता है, एक्सपेक्टेड रेंट होगा, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। है तो वो 2 मकान भी टैक्सेबल, लेकिन उसकी इनकम निल है, इसलिए टैक्स निल आएगा। सिर्फ कौन से मकान पे टैक्स नहीं लगता है? सिर्फ वो मकान पे टैक्स नहीं लगता है जिस मकान में आप अपना धंधा चलाते हो, बिजनेस करते हो। ठीक है ये बात। अब यहां पे एक बात लिखी हुई है उसके आगे, प्रॉपर्टी कहां यूज नहीं होनी चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन अगर आप अपना उसमें कर रहे हो तो टैक्स चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। लेकिन कौन सा बिजनेस प्रोफेशन? कहता है वो बिजनेस प्रोफेशन जिसका प्रॉफिट चार्जेबल टू इनकम टैक्स है। तो इस बात की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी बिजनेस है उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती ही है। आपसे ये नहीं कह रहा है कि उस बिजनेस पे आप टैक्स देते हो, ठीक है, वो चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए, मतलब उस धंधे की इनकम पे टैक्स होना चाहिए। हम धंधे में कमाएंगे तभी तो टैक्स देंगे, नहीं कमा रहे होंगे तो टैक्स नहीं देंगे। लेकिन धंधा चार्जेबल टू टैक्स है कि नहीं है? धंधा तो सारे ही चार्जेबल टू टैक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें धंधा कर रहे हैं जिसपे मेरा टैक्स तो नहीं बनता क्योंकि हमें घाटा हो रहा है, तो क्या वो चार्जेबल टू टैक्स है? हाँ, चार्जेबल टू टैक्स तो है ही है, धंधा तो चार्जेबल टू टैक्स है भाई साहब। उस धंधे की इनकम पे टैक्स लगता है, हमें नहीं देना क्योंकि हम नहीं कमा रहे हैं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्जेबल टू टैक्स तो सारी ही बिजनेस होते हैं, ठीक है। तो बस हम चार्जेबल टू टैक्स वाली बात को नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि अगर मकान है, आप उसके मालिक हो और आप उसमें अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो, तो ये इनकम यहां पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं आएगी। अदरवाइज
मकान है, आप उसके मालिक हो, और कोई भी और केस है, आप उसमें धंधा नहीं कर रहे, उसके अलावा उसका कोई भी प्रयोग कर रहे हो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। आप खुद रहते भी हो उस मकान में तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। लेकिन गवर्नमेंट की एक छूट है, वो छूट क्या है कि 2 मकान जिसमें आप रहते हो उसे की इनकम कितनी मानी जाती है, निल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट्स को यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। इसे क्या एक्सप्लेन किया गया है, द रेंटल इनकम ऑफ वैकेंट प्लॉट, अगर खाली प्लॉट है, नॉट अपॉर्चुनिटी टू बिल्डिंग, इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर खाली प्लॉट का किराया है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है, बट इज टैक्सेबल ईदर अंडर द हेड पीजीबीपी और अदर सोर्सेस। ये मैंने आपको बता भी दिया कि भाई खाली प्लॉट है तो या तो पीजीबीपी की इनकम होगी, अदर सोर्सेस की होगी। अच्छा, इस वाले केस में इसमें जो किराया आ रहा है ये तो पूरा आ रहा है ना, ये जो खाली जमीन है इसका भी तो किराया आ रहा है इसमें। हम तो पूरा मकान किराए पे दिए हैं, ये पूरा ये प्लॉट के साथ जिसमें थोड़ा सा खाली जमीन भी है, तो पूरा का पूरा किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है। जब मकान है और साथ में खाली जमीन है तब वो पूरा हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, फिर ऐसे नहीं बोलते कि ये इतना बिल्डिंग है, ये खाली प्लॉट है, नहीं, पूरा का पूरा क्या है, बिल्डिंग है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एसएससी ओनर होना चाहिए, और यहां बताएगा कि ओनर का मतलब दोनों ही है, आप रजिस्टर्ड ओनर हो या फिर डीम्ड ओनर हो, आप मालिक होने चाहिए। रजिस्टर्ड ओनर का मतलब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम से, मतलब प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम से हैं तो हम मालिक हैं। और एक्चुअल में यही वही मालिक का मतलब भी है, भाई प्रॉपर्टी आपके नाम से होनी चाहिए तो आप उसके ओनर हो। लेकिन ये डीम्ड ओनर क्या है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम से नहीं है, प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम से नहीं है, वो किसी और के नाम से हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि तुम ही ओनर हो राज अग्रवाल इसके। अब ये क्या मतलब है, एक्चुअल में मैंने प्रॉपर्टी खरीदी अपनी वाइफ के नाम से, ठीक है, लेकिन पैसा किसका लगा हुआ था, मेरा। सरकार कह रही है राज अग्रवाल ठीक है पेपर किसके नाम से है, तुम्हारी बीवी के नाम से है, लेकिन तुम्हारा ही पैसा लगा हुआ है, तुम ही इसके मालिक माने जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी ये नहीं कह रहा है इनकम टैक्स की प्रॉपर्टी तुम्हारी है, कह रहा है हम तुमको ओनर मान ले रहे हैं, किस लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सेक्शन 22 के लिए। यानी जो उसके किराए की इनकम आएगी उसकी इनकम बीबी के हाथ में तुम्हारे टैक्सेबल नहीं होगी, तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगी राज अग्रवाल। मैं समझाता हूं ऐसा क्यों। देखिए मिस्टर राज, पता है इनकी इनकम कितनी है, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए साल की है, तो इन्हें तो कोई टैक्स नहीं देना होता। आपको तो मालूम ही है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है न्यू स्लैब के तहत, ठीक है, रिबेट वगैरह मिल जाता है और 7 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं हो जाता है, तो इनको 6 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। अब राज अग्रवाल सोच रहे हैं कि एक मकान खरीदा जाए जिसको किराए पे चलाएंगे, जिसका किराया भी पता है कितना आने वाला है, 5 लाख रुपया साल का। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने नाम से ये मकान खरीद लेंगे तो किराए की इनकम 5 लाख रुपए आएगी, तो अभी मेरी इनकम 6 लाख है, 5 लाख किराए की जोड़ देंगे तो 11 लाख हो जाएगी, टैक्स लग जाएगा। एक काम करते हैं, बीबी के नाम से ये मकान खरीद देते हैं, मिसेस राज के नाम से ये मकान उनके नाम से खरीद देते हैं। अब जो 5 लाख रुपए का किराया आएगा ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मिसेस राज के हाथ में, और उनके हाथ में जब टैक्सेबल होगा तो टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि 7 लाख रुपए तक की इनकम उनके हाथ में भी टैक्स फ्री होगी। इसीलिए ये चालाकी हमने की, हमने मकान बीबी के नाम से खरीद लिया। अब सरकार कह रही है भाई साहब ओनर कौन है, रजिस्टर्ड ओनर तो वाइफ है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 यू आर डीम्ड ओनर। आपको ओनर, डीम का मतलब होता है मान लिया गया, आपको ओनर मान लिया गया फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 एंड देयरफॉर यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन द रेंटल इनकम। ठीक है, तो सेक्शन 22 कहता है कि ओनर का मतलब यहां पे रजिस्टर्ड ओनर भी है, डीम्ड ओनर भी है। तो आइए देखते हैं सरकार कहां कहां डीम ओनर मान लेती है। Income is taxable under the head income from house property only if the assessee is the owner of the house property. The word owner includes legal owner as well as deemed owner. लीगल ओनर तो समझते ही जिसके नाम से रजिस्ट्री है, जिसके नाम से पेपर है,
वो लीगल ओनर है। अब डीम्ड ओनर कौन है? सरकार 4 लोगों को डीम्ड ओनर मान रही है। आइए देखते हैं क्या है। बिसाइड्स द लीगल ओनर, Section 27 provides that the following person are to be treated as deemed owner of house property for the purpose of charging tax on annual value under the head income from house property। कह रहा है सेक्शन 27 के हिसाब से इन लोगों को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा? इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। क्या पर्पस है? चार्जिंग टैक्स ऑन द एनुअल वैल्यू अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में जो एनुअल वैल्यू को ही बेसिकली इनकम बोलते हैं, तो जो एनुअल वैल्यू आ रही है उस पर टैक्स लगाने के लिए हम इनको ओनर मान लेंगे। पहला, ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। If the property is transferred without adequate monetary consideration by the SSE to his or her spouse, अभी एक ही बात कर रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन बाय द एसएससी टू हिज और हर स्पाउस। एसएससी ने क्या किया? एसएससी यानी टैक्स पेयर, मैंने अपनी बीबी को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन। मतलब 5 करोड़ का मकान था, ठीक है, मैंने अपनी बीबी के नाम वो मकान कर दिया, बदले में कुछ नहीं लिया बीबी से, तो ये हो गया विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन। यहां तो एडिक्वेट क्या, विदाउट कंसिडरेशन ही हो गया, विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन हो गया, कुछ लिया ही। विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन, एडिक्वेट था नहीं था ही नहीं, कंसिडरेशन ही नहीं था, तो ये वाली सिचुएशन कवर होगी। दूसरा, मैंने अपनी बीबी को 5 करोड़ रुपए का मकान दिया, बदले में सिर्फ 5 लाख रुपए लिया, तो ये भी क्या है? विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन। एडिक्वेट थोड़ी ना लिया हमने, एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होगा उस मकान का? 5 करोड़ रुपए, हमने लिया कितना है? 5 लाख रुपए। तो आई हैव ट्रांसफर्ड दिस हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है। तो इस केस में जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, वो डीम्ड ओनर माना जाएगा। हमने तो बीबी के नाम से प्रॉपर्टी कर दी, लीगल ओनर कौन है? बीबी है, लेकिन मैं डीम्ड ओनर माना जाऊंगा, मैं डीम्ड ओनर माना जाऊंगा और मेरे हाथ में टैक्सेबल आ जाएगा। क्लियर है बात सबको? तो कौन सी सिचुएशन कह रहा है? इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन बाय द एसएससी टू हिज और हर स्पाउस। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 5 करोड़ रुपए का मकान अपनी बीबी को दिया, बदले में बीबी ने 5 करोड़ रुपए मुझे दिए, वो भी कमाती हैं अपना, उनके पास भी इनकम है, और उन्होंने उसमें से 5 करोड़ रुपए मुझे दिए, तो अब ये मकान ट्रांसफर हुआ है फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, और ऐसे में अब जो किराए की इनकम आएगी वो बीबी की इनकम है। भाई कोई टैक्स प्लानिंग थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे। बीबी को अगर मैंने मकान दिया है 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ रुपए लिया भी है बीबी से, बीबी भी अपना कमाती है, तो अब जो भी किराए की इनकम आ रही है वो बीबी की हुई, वो मेरी थोड़ी ना हो गई। सरकार कब मेरे हाथ में वो टैक्सेबल इनकम बना दे रही थी, किराए की इनकम? अरे वो तब कर रही थी जब हम बीबी के नाम से मकान कर दे रहे हैं और पैसा ले नहीं रहे हैं उससे, और या तो बड़ा थोड़ा मोड़ा पैसा ले रहे हैं, 5 करोड़ का मकान दे रहे हैं, 5 लाख रुपया बस ले रहे हैं, तो सरकार कह रही है ये तो नाटक है, झूठ मूठ का, तुम अपनी इनकम बीबी के हाथ में पहुंचाना चाहते हो, ज्यादा चतुर ना बनो, हम ये इनकम तुम्हारे हाथ में ही बनाएंगे टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन एक जमाना था जब ये लॉ ऐसा नहीं था, यहां पे लिखा हुआ था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। यहां वर्ड मॉनेटरी जो लिखा हुआ है ना, ये बाद में आया, पहले नहीं था। अब ये क्यों आया मैं आपको समझाता हूं। मिस्टर एक्स थे, उन्होंने एक 5 करोड़ रुपए का मकान अपनी बीबी के नाम ट्रांसफर किया, ठीक है, और बीबी से 1 रुपए भी नहीं लिया, और उस 5 करोड़ रुपए के मकान पे किराए की इनकम आई 10 लाख रुपए साल की। तो वो 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपनी बीबी के नाम पे ही टैक्सेबल भी बनाया, मतलब वो बीबी की इनकम दिखाई 10 लाख रुपए की, जबकि इनकम टैक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए आप बताइए, क्योंकि ये मकान विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन 5 करोड़ रुपए का दिया गया था, ठीक है, पैसा ऐसा तो लिया नहीं गया था, तो ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जानी चाहिए थी? मिस्टर एक्स के हाथ में। लेकिन फिर से सुनिए मेरी पूरी बात, मिस्टर एक्स ने 5 करोड़ रुपए का मकान अपनी वाइफ को दिया, ठीक है, वाइफ के नाम से ट्रांसफर किया और उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, और जो किराए की इनकम 10 लाख रुपए की आई वो वाइफ की ही इनकम दिखाई उन्होंने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने ऑब्जेक्शन किया, कहा नहीं, ऐसा है कि यहां पे विदाउट, उस समय लॉ क्या था ध्यान रखिएगा, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि आपने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है, आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया नहीं है, इसलिए ये इनकम आपकी है। मिस्टर एक्स ने कहा नहीं,
मैंने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है, मैंने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है। डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि आपने तो 1 रुपया नहीं लिया है, अब कैसे कह रहे हैं एडिक्वेट कंसिडरेशन, आपने तो चवन्नी नहीं ली है। उसने कहा मैंने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बीवी मुझसे भरपूर प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, और उसका जो प्यार है वो कंसिडरेशन है 5 करोड़ से बहुत अधिक का। मैंने तो 5 करोड़ का मकान दिया है, लेकिन बदले में जो मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है वो उस 5 करोड़ से कई ज्यादा का है। एडिक्वेट कंसिडरेशन मुझे मिला है, और इसलिए यहां पे इनकम टैक्सेबल मेरी वाइफ के हाथ में ही होगी। डिपार्टमेंट वाला कहा अरे ये कौन सी बात हुई, प्यार वार कहां से आ गया। उसने कहा कोई बात नहीं, आइए आपसे कोर्ट में मिलते हैं। क्या बोला तूने? मिस्टर एक्स कोर्ट चला जाता है और जज साहब के सामने भी यही बात कहता है जज साहब मुझे मेरी बीवी से भरपूर प्यार मिलता है, लॉ क्या कहता है आपका कि आपको एडिक्वेट कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है तब मैं डीम्ड ओनर हूं। यहां तो मुझे एडिक्वेट कंसिडरेशन मिला है और कंसिडरेशन प्यार के फॉर्म में है, भरपूर प्यार मिला है जज साहब मुझे। बात तो सही है। जज साहब भी सोच रहे थे कि अगर यहां गलत फैसला सुनाए ना तो घर जाके बीवी से बड़ी मार पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, और पता है जज साहब ने क्या बोला कि हां एडिक्वेट कंसिडरेशन है यहां पे। मिस्टर एक्स केस जीत जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। बताइए, अब ये केस जीत गया और आपको मैंने बताया कि कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो लॉ ऑफ द कंट्री है। अब हर कोई यही करेगा कि नहीं, अपनी बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, कहेगा भरपूर प्यार मिलता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दिन रात सब झगड़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी टैक्स प्लानिंग तो करनी है ना भाई, टैक्स तो बचाना है। तो दुनिया के लिए हम क्या बोलेंगे, बहुत प्यार मिलता है भाई, बहुत प्यार मिलता है। तो भाई गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही थी कि अब यहां गड़बड़ हो जाएगी। अगले ही बजट में कानून बदला गया और क्या किया गया देखिए, वहां पे जोड़ दिया गया ये प्यारा सा वर्ड मॉनिटरी। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं, विदाउट एडिक्वेट मॉनिटरी कंसिडरेशन। भाई पैसा आना चाहिए, प्यार मोहब्बत नहीं चलेगा अब, क्योंकि कोर्ट तो प्यार मोहब्बत को भी कंसिडरेशन बोल दी है, खतरनाक काम हो जाएगा। तो अगले ही बजट में कानून को बदला गया, वहां पे ऐड किया गया वर्ड मॉनिटरी कंसिडरेशन। अब बताइए, आज की तारीख में मैं बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं, बोलूं मुझे बहुत प्यार मिलता है, तो मैं डीम्ड ओनर कहलाऊंगा कि नहीं? डीम्ड ओनर कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब लॉ ये नहीं कहता कि एडिक्वेट कंसिडरेशन होना है, एडिक्वेट मॉनिटरी कंसिडरेशन होना चाहिए। बीवी से पैसा मिला, अब डिपार्टमेंट ऐसे पूछेगा, हम कहेंगे नहीं, तो कहेगा बस जाओ काम से, तुम डीम्ड ओनर हो। ठीक है, तो आपको यह बात भी पता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास में सिखाया था कि जब भी कोई कोर्ट का डिसीजन आए और उसके बाद कानून परिवर्तित हो जाए, तो जो कानून में लिखा हुआ है वो लॉ माना जाता है। ठीक है, कोर्ट के डिसीजन तभी तक लॉ हैं जब तक उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी एक्ट में बात नहीं कही गई है। एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट हमेशा प्रिवेल करेगा। तो जब भी कोई बजट में बात आती है फाइनेंस एक्ट के जरिए, तो वो फाइनेंस एक्ट फिर कहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाता है? इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और जब वो इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो गया तो ऑटोमेटिक वही सबसे बड़ा कानून बन गया, वो लॉ हो गया। बाकी जितने भी डिसीजन उसके अगेंस्ट आए हुए हैं पहले, वो सब नलीफाई हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट मॉनिटरी कंसिडरेशन बाय द एसएससी टू हिज और हर स्पाउस नॉट बीइंग ट्रांसफर इन कनेक्शन विथ एन अरेंजमेंट टू लिव अपार्ट। इसका क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट टू लिव अपार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अरेंजमेंट टू लिव अपार्ट, अरेंजमेंट टू लिव अपार्ट का मतलब है डाइवोर्स। कह रहा है लेकिन हम डाइवोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? एक बात बताइए, मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को एक प्रॉपर्टी दी 5 करोड़ रुपए की, लेकिन वो डाइवोर्स पे दी है। तो एक बात बताइए, अब मिस्टर एक्स ने मिसेज को दे दिया और डाइवोर्स हो गया उनका, तो अब किराए की इनकम मिसेज एक्स को अगर आ रही होगी उस मकान की, मकान मिसेज एक्स का है, तो किराए की इनकम कौन ले रहा होगा? मिसेज एक्स ही ले रही होंगी भाई। अब थोड़ी ना टैक्स प्लानिंग हो रही होगी। एक बात बताइए, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसा हो कि डाइवोर्स के केस में मिस्टर एक्स डीम्ड ओनर नहीं कहलाएगा? कहता है कि अगर डाइवोर्स का केस है, कह रहा है ये सारी बात हम डाइवोर्स के केस के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब डाइवोर्स के केस में मिस्टर एक्स डीम्ड ओनर नहीं कहलाएगा अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन की। तो आपको नहीं लगता कि टैक्स प्लानिंग करने के लिए लोग डाइवोर्स ले लेंगे?
नहीं, ऐसा कभी मत सोचना भाई साहब। टैक्स इतना मतलब दुखदाई नहीं होता है कि इंसान उसकी वजह से डाइवोर्स ले ले। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। मतलब टैक्स प्लानिंग की भी कोई लिमिट होती है। इतनी जबरदस्त टैक्स प्लानिंग नहीं होगी कि अच्छा टैक्स बचाना है और एक काम करते चलो हम लोग डाइवोर्स कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो और डाइवोर्स के केस में जनरली क्या होता है, देखिए डाइवोर्स के केस में ना कोर्ट वगैरह के थ्रू अगर डाइवोर्स होता है तो कोर्ट ही दिलवा देती है, ठीक है। कंपनसेशन देना पड़ता है हस्बैंड को कि हस्बैंड ने 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब वाइफ के नाम कर दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट कि ऑन डाइवोर्स यू हैव टू गिव दिस प्रॉपर्टी टू वाइफ। तो अब जो भी इनकम वाइफ को आ रही होगी वो वाइफ की इनकम है, अब मिस्टर एक्स डीम्ड ओनर नहीं है, इवन अगर उसने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली डाइवोर्स वगैरह में कंसिडरेशन थोड़ी ना लिया होगा बीबी से, वो तो कंपनसेशन देता है बीबी को रहने के लिए अब आगे अकेले। या फिर दूसरा केस, टू हिज और हर माइनर चाइल्ड। तो दो बातें आपको बताई गई कि अगर हम बीबी को या फिर माइनर बच्चे को, बीबी को या फिर माइनर बच्चे को बिना पैसा लिए या कम पैसा लेके अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो जो ट्रांसफर कर रहा है वही डीम्ड ओनर कहलाएगा। अब बच्चे के केस में भी, माइनर चाइल्ड के केस में भी देखिए एक बात और कह रहा है, नॉट बीइंग मैरिड डॉटर। अगर माइनर बच्ची मैरिड डॉटर है, माइनर तो है लेकिन वो मैरिड डॉटर है, 17 साल की है लेकिन उसकी शादी हो गई है, तो आपको लगता है कि शादी होने के बाद बेटियों पे बाप टैक्स प्लानिंग कर पाएगा या मतलब अब उस पर सारा हक जता पाएगा कि भाई तुम्हारे पास इनकम आ रही है लेकिन वो इनकम मेरी है? ये सब नहीं होगा। अगर बेटी है, उसकी शादी हो गई और उसके नाम से कुछ प्रॉपर्टी कर दिया गया तो अब सब उसका हो गया, अब उसके घर वालों का वो हो गया, ससुराल वालों का हो गया, ठीक है। ये सरकार भी इस बात को समझती है, ठीक है, कि बेटी अब दूसरे घर जा चुकी है, अब पिता का वो कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो अगर पिताजी ने माइनर मैरिड डॉटर को, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो अब वो माइनर मैरिड डॉटर की इनकम है, अब पिताजी की नहीं है। लेकिन अगर माइनर चाइल्ड कोई भी और है, ठीक है, माइनर चाइल्ड माइनर सन है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, माइनर सन के नाम से प्रॉपर्टी है तो पिताजी डीम्ड ओनर माने जाएंगे। माइनर सन है, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है, क्योंकि अगर मैरिड भी है सन तो है किसके कंट्रोल में? अभी पिताजी के कंट्रोल में। 2 थप्पड़ मारेंगे कहेंगे अभी तो माइनर हो। अच्छा ये बताइए यहां पे सरकार ये क्यों नहीं कह रही है मेजर चाइल्ड के नाम से? अगर मैंने अपने मेजर चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जो 18 साल से ऊपर है, तो देखिए सरकार ने 18 साल से ऊपर वाले बच्चों से खुद ही डरती है, कहती है 18 साल से ऊपर का बच्चा है उसके नाम से अगर तुम प्रॉपर्टी कर दी हो तो पता नहीं तुमको दे भी रहा होगा कि नहीं किराया, ठीक है। एक तो मेजर चाइल्ड है ना, हो सकता है बाप की सुनता ही ना हो अब, ठीक है, मकान उसके नाम से हो गया है, अब किराया लेके वही मस्त रहता है, इसलिए सरकार फादर के हाथ में टैक्सेबल नहीं मान रही है। देखिए लॉ भी जो बनता है ना वो जो चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से बनता है। देखिए सरकार ये बात समझती है कि एक इंसान के कंट्रोल में कौन है, उसकी बीवी है और जो उसके बच्चे 18 साल से छोटे हैं वो है, वो कंट्रोल में है, ठीक है। बीवी कंट्रोल में है, बीवी 18 साल से छोटी वाली नहीं कह रहे बीवी कंट्रोल में है और 18 साल से छोटे वाले बच्चे कंट्रोल में है। लेकिन 18 साल से भी छोटा बच्चा कौन सा कंट्रोल से निकल जाएगा बाहर? अगर बिटिया है और शादी हो गई है, वो दूसरे घर जा चुकी है, इसलिए वहां पे कंट्रोल नहीं होगा। तो जहां जहां कंट्रोल नहीं है वहां पे कह रहा है कि आप डीम्ड ओनर नहीं, जहां कंट्रोल है वहां कह रहा है डीम्ड ओनर हुआ। तो बीबी को, बच्चों को, माइनर चाइल्ड को अगर हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन देन आई विल बी कॉल्ड डीम्ड ओनर। लेकिन 2 केसेस में कह रहा है नहीं, बीबी को डाइवोर्स के केस में अगर दिए हो और माइनर मैरिड डॉटर को दिए हो, ठीक है, then the individual who has transferred the property would be deemed as owner of the property। इन केसेस में जो प्रॉपर्टी देने वाला है वो डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कहलाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आपको? आई एम टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग इन डेप्थ, ठीक है। अभी कितना सा पढ़े हैं, गिनती का आधा पन्ना हुआ है अभी तक, ठीक है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स प्रॉपरली। अगर ये नॉलेज आपकी नहीं है तो सच पूछिए ना तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और ना ही प्रोफेशनली अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं, ठीक है। हम एक प्रोफेशनल बन तो गए लेकिन अगर सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, पैसे छापने हैं तो नॉलेज तो जबरदस्त होनी ही चाहिए, ठीक है।
ऊपर ऊपर की जानकारी से काम नहीं चलेगा। और आज की तारीख में ना तो पेपर क्वालिफाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर सिर्फ मैथमेटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम तैयार हैं ना तो हम पेपर नहीं निकाल पाएंगे, एकदम गारंटी वाली बात है ये। चलिए आइए दूसरी बात देखते हैं, और कब डीम्ड डोनर माने जाएंगे आप। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, व्हाट इज दिस इम्पार्टेबल स्टेट? चलिए समझाते हैं पहले आपको इम्पार्टेबल स्टेट क्या होता है। मिस्टर एक्स ने अपने जीवन में खूब पैसा कमाया, ठीक है, और उन्होंने ढेरों प्रॉपर्टीज भी बनाई, राइट। उनके दो बच्चे हैं, मिस्टर एक्स के दो बच्चे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। और मिस्टर एक्स ने क्या क्या प्रॉपर्टीज बनाई है आइए आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा सा मकान है, ये बनाया है, ये एक मकान बनाया, ये बनाया, ये बनाया, एक तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, ये बनाया। ये सब मिस्टर एक्स के मकान हैं। अब मिस्टर एक्स भगवान को प्यारे होने ही वाले हैं, बस उनको भी समझ में आ रहा है कि बस अब मेरी मृत्यु आ रही है, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया, मिस्टर ए और मिस्टर बी। कहा बेटा अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अब नहीं रहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है वो तुम्हें हैंड ओवर कर दूँ, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई झगड़ा ना हो। तो बेटा ए तुम ये वाला मकान ले लेना और ये वाला ले लेना। बेटा बी इधर आओ। बेटा आता है, कहता है बेटा बी तुम ये वाला मकान ले लेना और ये वाला ले लेना, ठीक है। जैसे ही इतना बोल के पिताजी 2 मिनट के लिए सांस लेते हैं, रुकते हैं, तब तक दोनों चिल्ला पड़ते हैं, अरे पापा वो बड़ा वाला मकान, वो बड़ा वाला मकान का भी तो बताइए। कहते हैं धीरज रखो बच्चों, बता रहा हूं। कहते हैं बेटा इस मकान का बंटवारा कभी मत करना, इस मकान को मैंने बड़े प्यार से बनाया है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये मकान सदा सदा के लिए परिवार का मकान हो, ये बेटा तुम्हारा ऐसा मकान ना हो। बेटा देखो इस मकान के अंदर मैंने एक मंदिर भी बनाया है जिसमें मैं प्रतिदिन पूजा करता हूं, ठीक है। और तुम दोनों अपने जीवन में तरक्की करो, ग्रो करो, इसके लिए भगवान से मांगता हूं, और शायद भगवान हमें वो सब फल दे भी रहा है। मैं चाहता हूं कि जब भी होली दिवाली हो तो तुम इसी बड़े वाले मकान में आया करो और यहीं पे आके पूजा वगैरह किया करो। भले तुम लोग अलग अलग रहो, अलग अलग तुम लोग का मकान है, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल हो, कोई घर में खुशियां आए, कोई शादी ब्याह हो, तो इस घर में जरूर आना। और इस मकान का कभी मेरे जाने के बाद भी बंटवारा मत करना, मैं चाहता हूं ऐसा ही तुम करना। मुझे ये वादा करो कि ना तो तुम ये बंटवारा करोगे, ना तुम्हारे बच्चे इस मकान का बंटवारा करेंगे, ये हमेशा पुश्तों का मकान होगा, ठीक है, पूर्वजों का मकान इसे कहना। और हमेशा इस मकान में सब कोई साथ मिलके कोई भी बड़े फेस्टिवल वगैरह को मनाना। बस इतना ही कहते हैं मिस्टर एक्स और निकल पड़ते हैं। ये खत्म हो गए, ठीक है। अब मिस्टर ए के 2 बेटे होते हैं, सी और डी, और मिस्टर बी के 2 बेटे होते हैं, ई और एफ। अब ए और बी भी ऊपर जाने वाले हैं, मतलब बहुत साल बाद की कब कहानी बता रही, इतना जल्दी नहीं कि अब तुरंत जा रहे हैं, ठीक है। अभी मिस्टर एक्स गया, अब ए बी भी जा रहे हैं, नहीं, ये अब कई साल के बाद की बात हो रही है, अब 40 साल बाद की बात हो रही है। अब इनके भी 2 बच्चे हैं। तो मिस्टर ए जब अब आखिरी सांसें ले रहे हैं तो अपने बच्चों को बुलाते हैं, सी और डी को, कहते हैं बेटा सी, बेटा डी जल्दी आओ। आते हैं दोनों। तो अब मिस्टर ए बोलते हैं कि बेटा सी ये तुम्हारा मकान है, बेटा डी ये तुम्हारा मकान है। उधर मिस्टर बी भी ऊपर जाने वाला है, तो वो भी अपने दोनों बच्चों को बुलाता है, ई और एफ को, बोलता है ई ये तुम्हारा मकान है, एफ ये तुम्हारा मकान है, और तुम लोग इसमें रहना, तुम लोग कोई झंझट नहीं करना, अब मैं कुछ ही पलों का मेहमान हूं, मैं जाने वाला हूं। अब ये सी डी ई एफ चिल्ला के बोलते चारों लोग, अरे पापा वो सब तो ठीक है, वो बड़े वाले मकान का क्या करना है। दोनों लोग बताते हैं ए और बी, बच्चों धीरज रखो, वो मकान हमारे परिवार का मकान है। बिल्कुल वही बात जो इनके पिताजी बोले थे मिस्टर एक्स मरते मरते, इसका कभी बंटवारा मत करना तुम लोग। जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल हो, होली दिवाली कुछ भी हो, घर में कोई खुशियां आए, ठीक है, कोई शादी हो, कोई बच्चा हो, तो तुम लोग इसी मकान में आके उसे सेलिब्रेट करना। इस मकान में एक मंदिर भी है, यहाँ पे पूजा करना तुम लोग, ये सारी बातें बोलते हो, इसका कभी बंटवारा मत करना।
पता है, ऐसे ही मकान को कहा जाता है इम्पार्टिबल स्टेट। ओह माय गॉड सर, आज पता चला क्या होता है इम्पार्टिबल स्टेट। पता चला क्या होता है? ऐसे मकान को कहा जाता है वो मकान जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा नहीं हो रहा है, जिसको बांटा नहीं गया है, वो कहलाता है इम्पार्टिबल स्टेट। ठीक है, ये जो इम्पार्टिबल स्टेट होता है ना, इसका इस मकान का ट्रस्टी यानी कि केयर टेकर, इसके मालिक कौन है? पहले इसके मालिक थे ए और बी। जब ए और बी की डेथ हो गई तो इसके मालिक हो गए, 4 मालिक हैं, सी डी ई एफ, 4 मालिक हैं इसके। लेकिन इस मकान का केयर टेकर किसको बोला जाता है, ट्रस्टी किसको बोला जाता है? जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता है। पता है, मिस्टर एक्स की डेथ के बाद परिवार का बड़ा बेटा कौन था? ए बी में ए था, ए परिवार का बड़ा बेटा था। तो उस समय ए इसका ट्रस्टी था। ट्रस्टी का मतलब होता है केयर टेकर, संभालने वाला। बेटा संभालने वाला है, मालिक नहीं है। मालिक ए और बी दोनों हैं। जब ए और बी की डेथ हो गई तो परिवार में सबसे बड़ा बेटा कौन था? ए बी की डेथ के बाद परिवार का बड़ा बेटा था सी डी ई एफ में सी सबसे बड़ा बेटा था। ये है सबसे बड़ा बेटा। तो इसका केयर टेकर ट्रस्टी कौन बन गया? सी बन गया, परिवार का सबसे बड़ा बेटा। लेकिन मालिक नहीं बन गया बेटा। मालिक कौन है इसका? सी डी ई एफ सब है, बंटवारा नहीं हुआ इस मकान का। तो आपको ध्यान रहेगा ये बात हमेशा कि परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो प्रॉपर्टी का ट्रस्टी कहलाता है, केयर टेकर कहलाता है, उस प्रॉपर्टी का जिसका बंटवारा नहीं होता है। और ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इम्पार्टेबल स्टेट। आइए अब समझते हैं कानून क्या लिखा है। द होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, होल्डर केयर टेकर को कहते हैं, ट्रस्टी को कहते हैं। द होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट इज डीम्ड एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है परिवार के सबसे बड़े बेटे तुम ही होल्डर हो इसके, ठीक है, तुम्ही को हम क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर। लो, ये बन गया डीम्ड ओनर। अगर इस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत कोई टैक्स पेबल होगा तो सरकार कह रही है परिवार के सबसे बड़े बेटे हम तुमको पकड़ेंगे टैक्स के लिए। आगे बात समझ के में कि डीम्ड ओनर जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा है वो कहलाएगा। ये प्रॉपर्टी तो वैसे सभी भाइयों की है, ठीक है, लेकिन सरकार टैक्स किससे वसूलेगी? टैक्स वसूलेगी जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ठीक है ये सब भाइयों ने क्या किया, इस मकान का बंटवारा तो नहीं किया लेकिन किराए पे चढ़ा दिया? इतना बड़ा मकान था, अच्छी खासी किराए की इनकम आ सकती थी तो किराए पे चढ़ा दिया। हाँ पॉसिबल है। तो अब ये किराए की इनकम पे टैक्स कौन देगा? किराए की इनकम पे टैक्स कौन देगा? सरकार टैक्स वसूल करेगी परिवार के सबसे बड़े बेटे से। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर ये तो बड़ा नाइंसाफी है, सब परिवार का सबसे बड़ा बेटा क्यों देगा टैक्स? सारे लोगों का है, ये तो सारे भाइयों का है। बेटा सरकार को ना कोई एक पॉइंट ऑफ कनेक्ट चाहिए होता है। सरकार कभी भी किसी भी केस में ना 10 लोगों को नहीं पकड़ती है, उसको एक आदमी चाहिए पकड़ने के लिए। अगर 4 भाइयों का मकान है, चारों भाई किराए का मजा ले रहे होंगे तो टैक्स भी चारों भाई ही दे रहे होंगे। सरकार लेकिन कहना चाहती है बच्चों कि हम चारों से नहीं वसूलेंगे, चारों मिलके दे रहे हैं तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन अगर टैक्स नहीं आया तो किसको पकड़ेंगे? डीम्ड ओनर को, परिवार के सबसे बड़े बेटे। ठीक है, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा, ये एचयूएफ की इनकम कहलाएगी। ठीक है, इम्पार्टेबल स्टेट है, ये एचयूएफ की इनकम है और एचयूएफ इस पे टैक्स वगैरह दे रहा होगा। ठीक है, अगर इस रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं पहुंच रहा है सरकार के पास तो कौन टैक्स देगा? डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? सब परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा है, दैट्स ऑल। होल्डर कौन होता है? एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली। नाउ नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी और एओपी। व्हाट इज दिस? प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आइए समझाते हैं आपको। देखिए आजकल ये एक सिस्टम चला हुआ है। ये क्या सिस्टम है? एक बिल्डर ने एक बड़ी सारी जमीन खरीदी, ये बड़ा सारा प्लॉट खरीदा, और ये प्लॉट किस नाम से खरीदा? ये प्लॉट खरीदा इन द नेम ऑफ राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, इस नाम से एक बड़ा सारा प्लॉट खरीदा और उस पर खूब सारी बिल्डिंग बना दी। ये देखिए,
एक एक बिल्डिंग में सैकड़ों फ्लैट्स हैं। ये देखिए अंदर एक एक, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है डब्बा जैसा, एक एक फ्लैट है। ये देखिए खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, अंदर इतने सारे फ्लैट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक जमीन खरीदी गई राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। ठीक है, ये बिल्डिंग किसकी है? राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की है, ये उसका मालिक है। क्या आपको यह कानून पता है? जमीन अगर मेरे नाम से है, ठीक है, तो मकान मेरा ही है, अनलेस एग्रीमेंट कुछ और ना कहता हूं। अगर अलग से एग्रीमेंट बना कि भाई मकान इनका है, तब तो ठीक बात है, नहीं तो जमीन अगर मेरे नाम से है और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट उसके बाद नहीं हुआ है, तो मकान भी मेरे ही नाम से है। फिर मकान के लिए अलग से कोई रजिस्ट्री होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने जमीन अपने नाम से खरीदी, हम उसके ऊपर मकान बना देंगे तो फिर से कहीं एग्रीमेंट कराने जाएंगे, रजिस्ट्री कराने जाएंगे? नहीं, अगर जमीन मेरे नाम से तो मकान मेरा ही हुआ वो। ठीक है, तो अगर राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जमीन खरीदी गई है, तो ये मकान भी किसका हुआ? राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का हुआ। अब देखिए बहुत सारी जगह पे तो ये सिस्टम है कि अब बिल्डर इस फ्लैट को बेचता है तो बेच देता है बकायदा। ठीक है, इस फ्लैट की रजिस्ट्री फिर हो जाती है जो बायर है उसके नाम से। लेकिन एक बेचने का दूसरा सिस्टम भी है, आइए उसको समझते हैं। अब वो सिस्टम क्या है? अब यहां पे इस फ्लैट को बेचना है बिल्डर को, तो बिल्डर फ्लैट नहीं बेचता। एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है कि आप इस सोसाइटी के, राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं, और सिंस आप मेंबर हैं तो आपको फ्लैट नंबर 501, इस फ्लैट का नंबर है मान लीजिए 501, तो आपको फ्लैट नंबर 501 का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। पूर्ण अधिकार का मतलब क्या होता है कि आप उसको बेच लीजिए, चाहे मतलब आप उस मकान का जो मर्जी सो कीजिए, आप रहिए उसमें जैसे चाहे जैसे इस्तेमाल कीजिए, किराए पे दीजिए, व्हाटएवर यू विश टू, जो चाहे जो करिए। तो क्या लिखा गया है एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा गया है कि ये फ्लैट आपको बेच दिया गया है। एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि आप राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं, और सिंस आप मेंबर हैं इसलिए आपको 501 नंबर फ्लैट का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। और ये मेंबरशिप आपको दी गई है 1 करोड़ रुपए में। एक्चुअली ये 1 करोड़ रुपए क्या है? बिल्डर को फ्लैट 1 करोड़ में बेचना था, तो ये बेचने का एक नया आजकल तरीका बना दिया गया है मार्केट में। फ्लैट बेचने की जगह पे फ्लैट नहीं बेचा जाता, बोला जाता है इस सोसाइटी के आप मेंबर हैं, मेंबरशिप की फीस कितनी है? 1 करोड़ रुपया, वो दीजिए आप, और बदले में आपको क्या मिलेगा? मेंबर बनने का फायदा क्या है? मेंबर बनने का फायदा यह है कि 501 नंबर का फ्लैट का आपको पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। आई बात समझ में? यानी सच पूछिए तो पूरा मजा कौन ले रहा है? जो इसका मेंबर बना है। लेकिन कागजों पे आज भी इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी मालिक है, क्योंकि उसी के नाम से है फ्लैट। ठीक है, लेकिन पूर्ण अधिकार किसके पास है मजा लेने का? इस मेंबर के पास है। ठीक है, अच्छा, अब रजिस्टर्ड ओनर तो राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है। अब ये मेंबर अगर इसी मकान को किराए पे चढ़ा दे तो किराया इस मेंबर को आएगा, किराए पे चढ़ा दे तो किराया इस मेंबर को आएगा। लेकिन इनकम टैक्स का कानून कहेगा कि ओनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। भाई ओनर अगर आप हैं मकान के तभी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, और ये मेंबर तो कहेगा कि हम तो ओनर है ही नहीं है, तो किराया मेरे हाथ में टैक्सेबल ही नहीं हुआ। क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1 मकान होना चाहिए, मकान तो है। नंबर 2 आप उसके ओनर होने चाहिए, ये कहेगा हम ओनर ही नहीं है, ओनर तो राज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, तो भले भी हमको किराया आ रहा हो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तो इनकम टैक्स कह रहा है कि चुप, तुम क्या हो? डीम्ड ओनर। तो प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कंपनी, बहुत सारे लोग इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के काम करते हैं, ऐसे ही कंपनी बना के भी किया जाता है, ऐसे ही एओपी बना के भी किया जाता है। ठीक है, तो बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी टू हुम अ बिल्डिंग ऑफ पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड, आप मेंबर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कंपनी के, एओपी के, व्हाटएवर, और आपको अलॉट किया गया है बिल्डिंग या उसका हिस्सा, या फिर लीज्ड अंडर द हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ द सोसाइटी, या फिर आपको लीज पे दिया गया, अलॉट कर दिया गया है, या फिर आपको लीज पे दिया गया है उस सोसाइटी की स्कीम के तहत। अब ये उस सोसाइटी की स्कीम के तहत का मतलब क्या है? लीज पे देना, ये भी वही बात है, आपको फ्लैट दे दिया गया है। एक्चुअल में मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। आपने सुना है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या करती है? ये लोग फ्लैट कैसे बेचते हैं मालूम है?
जैसे ये एक फ्लैट है, ठीक है, तो ये आपको देंगे, इस फ्लैट को देंगे, कहेंगे कि हम आपको लीज पे दे रहे हैं 99 साल की लीज पे। बेटा 99 साल तो कोई जीता भी नहीं है, ठीक है, और 99 साल से ज़्यादा बिल्डिंग भी नहीं ठहरेगी कोई भी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम 50 लाख रुपए में आपको 99 साल के लिए ये मकान किराए पे दे रहे हैं, 50 लाख रुपए दीजिए। एक्चुअल में वो किराए पे नहीं दे रहे हैं, वो बेचे हैं मकान, ठीक है। इसमें अब क्या लिखते हैं ये लोग इसके बाद एग्रीमेंट में, इसमें लिखा रहता है कि 99 साल के बाद आपको 500 रुपया और देना है और ये मकान आपके नाम कर दिया जाएगा। तो ये 500 रुपया 99 साल बाद देना है और आपके मकान आपके नाम कर दिया जाएगा, ये सब फर्जी बातें हैं, फर्जी मतलब फर्जी नहीं, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर कोई 500 रुपये दे के मकान अपने नाम करा लेगा। इसका मतलब यह है कि मकान मेरा ही है। आज पहले दिन जब हम 50 लाख रुपए देके 99 साल की लीज पे भी ले रहे हैं, तो ये मकान मेरा, ये मैं ही मालिक हूं। अरे भाई 99 साल बाद क्यों नहीं 500 रुपया दे दूंगा? अरे दे दूंगा भाई, सब कोई दे देगा। सिर्फ ये सिस्टम है एग्रीमेंट करने का। आ रही है सबको बात समझ में? तो ये 99 साल की लीज पे दे देना, ये सब एक ही बात है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। कह रहा है कि आप ओनर हो, आपको अलॉट कर दिया गया मकान। तो ये आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना बेचने का दूसरा तरीका निकला है। आपको मकान अलॉट करते हैं एज एन मेंबर, आपको लीज पे मकान देते हैं और फिर कहते हैं इतने सालों बाद इतना रुपया लेके फिर हम मकान आपके नाम से ट्रांसफर कर देंगे। अरे भाई 50 लाख तो अभी ले लिया गया, 500 रुपया तो दे ही दिया जाएगा। वो एग्रीमेंट करने का तरीका है। एक्चुअली अभी आपको मालिक नहीं बनाया जा रहा है बस, ठीक है। कागजों पे मालिक वो सोसाइटी रहेगी, लेकिन एक्चुअल में आप ही मालिक हो। इसलिए सरकार कह रही है हम आपको डीम्ड ओनर मानेंगे और किराए की इनकम जो आएगी वो आपकी इनकम कहलाएगी। दैट्स ऑल, डन। चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, ये भी डीम्ड ओनर कहलाएगा। ये क्या है? इसके पहले एक दूसरी बात फिर से, मिस्टर एक्स ये प्रॉपर्टी का ओनर है, इसने लेट आउट किया किसको? मिस्टर वाई को, ठीक है। मिस्टर वाई ने फर्दर सब लेट आउट कर दिया, इसने सब लेट आउट कर दिया मिस्टर जेड को, ठीक है। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को जो रेंट देगा ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, एचपी इनकम है ऑफ मिस्टर एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स ओनर है भाई साहब, ये ओनर है इसलिए। लेकिन मिस्टर जेड जो मिस्टर वाई को रेंट देगा, क्या ये एचपी की इनकम है? एचपी इनकम ऑफ वाई? आंसर इज नो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई ओनर नहीं है। लेकिन अब यहां पे एक बात कहता है कि अगर मान लीजिए ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को लेट आउट करेगा ग्रेटर इज इक्वल टू 12 ईयर्स के लिए, तो मिस्टर एक्स को मान लिया जाएगा डीम्ड ओनर। और अगर इसे डीम्ड ओनर मान लिया गया तो ये एचपी की इनकम हो जाएगी वाई की, एचपी इनकम ऑफ मिस्टर वाई। समझ में आई बात? अगर हमने मकान किराए पे लिया है लेकिन 12 साल या उससे अधिक के लिए मकान पे किराए पे लिया है तो हम डीम्ड ओनर कहलाते हैं, ठीक है। हम मकान के मालिक नहीं बन गए। ऐसा मत सोचिएगा 12 साल से अधिक के लिए आप मकान किराए पे ले लियो तो मकान के मालिक बन गए। अरे मकान के मालिक नहीं बन गए हो, इनकम टैक्स आपको डीम्ड ओनर मान रहा है ताकि किराया जो आपके हाथ में आए वो किराए की इनकम कहलाए, ठीक है। आपको डीम्ड ओनर माना जा रहा है सिर्फ इस इनकम के लिए, ठीक है। तो ध्यान रहेगा लेट आउट कैसा होना चाहिए? 12 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। अच्छा, अब ये 12 साल या उससे अधिक का क्या एक बार में एग्रीमेंट बना हो? नहीं, कहता है कोई जरूरी नहीं है। इनिशियली फिक्स्ड हो या फिर प्रोविजन फॉर रिन्यूअल हो, दोनों केस में ही चलेगा। मतलब एक ही बार में टेन्योर फिक्स हुआ, पता है कितना? 12 साल का, या फिर टेन्योर फिक्स हुआ, इसमें एग्रीमेंट बना 6 साल का और उसमें लिखा गया कि रिन्यू हो जाएगा अगेन 6 ईयर्स के लिए अगर दोनों पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। तो एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था मालूम है? ये एग्रीमेंट 6 सालों के किराएदारी का है और 6 साल बाद फिर से ये 6 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा अगर दोनों पार्टी को कोई भी परेशानी नहीं है। तो 6 साल का एग्रीमेंट है लेकिन 6 साल और बढ़ने का प्रोविजन इसमें बना दिया गया है, तो मिला के हुआ 12 साल और इसलिए यहां पे भी ये डीम्ड ओनर कहलाएगा। इसको 6 साल का एग्रीमेंट नहीं, इसको भी हम 12 साल ही कंसीडर करेंगे।
मतलब अगर रिन्यूअल का प्रोविजन मिला के भी 12 साल हो रहा है तो भी जो ले रहा है किराए पे वो डीम्ड ओनर कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए टेन्योर ऐसे फिक्स किया गया 6 साल और रिन्यूअल 6 साल, 3 साल प्लस 3 टाइम्स मोर ऑफ 3 ईयर। 3 साल का एग्रीमेंट बना और उसमें लिखा गया कि 3 बार और रिन्यू किया जा सकता है 3-3 साल के लिए, अगर कोई आपत्ति किसी को नहीं है तो 3 साल का एग्रीमेंट और 3-3 साल का 3 बार रिन्यू होगा तो 9 साल हो गया, 9 और 3 12 साल हो गया ना, मिला के 12 साल चलेगा। यहां पे भी ये डीम्ड ओनर है। ओ तो 12 साल ऐसे भी हो सकता है। अच्छा फिर बात करते हैं, 1 साल प्लस 11 टाइम्स मोर रिन्यू हो सकता है ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल 11 बार और रिन्यू हो सकता है एक साल का, तो 11 साल ये हो गया, कुल मिला के कितना हो गया 12 साल। ठीक है चलेगा। अच्छा हम लिखें 1 साल और 25 टाइम्स मोर रिन्यू हो सकता है ऑफ 1 ईयर, तो अरे तब तो बहुत ही हो गया, 26 साल हो गया। 12 साल या उससे ज्यादा पे तो डीम्ड ओनर ही है, 12 साल पे डीम्ड ओनर हो जाता है, ज्यादा पे तो है ही है, तो यहां पे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब हम एक लास्ट और लिख रहे हैं, 1 ईयर प्लस 24 टाइम्स मोर रिन्यू ऑफ 6 मंथ ईच। अच्छा 24 बार 6-6 महीने का रिन्यू हो सकता है, कह रहा है अगर पार्टीज को कोई दिक्कत नहीं है तो हर 24 बार तक हम रिन्यू कर सकते हैं 6-6 महीने के लिए। तो 24 बार 6-6 महीने का रिन्यू हुआ, 12 साल और 1 साल ये 13 साल हो गया। क्या ये डीम्ड ओनर कहलाएगा? आंसर इज नो, डीम्ड ओनर नहीं कहलाएगा, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आप पढ़ेंगे कानून जिसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 12 ईयर्स। ठीक है, 12 साल से कम का नहीं होना चाहिए, यानी 12 साल या उससे अधिक का लीज पे होना चाहिए। वेदर फिक्स्ड ओरिजिनली और देयर इज अ प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टर्म, चाहे एक बार में फिक्स हो गया हो या एक्सटेंशन का प्रोविजन हो। एंड द एग्रीगेट पीरियड इज नॉट लेस देन 12 ईयर्स। पूरा मिला के पीरियड 12 साल से कम नहीं होना चाहिए, रिन्यूअल वगैरह मिला के 12 साल से कम नहीं होना चाहिए। वेयर ईच रिन्यूअल शुड ऑल्सो बी ऑफ 1 ईयर और मोर। हर रिन्यूअल भी 1 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए, ये भी जरूरी था। आखिरी वाले पॉइंट में यही हुआ, रिन्यूअल 1-1 साल का नहीं था, हर रिन्यूअल भी 1 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो याद रहेगा कि जब भी हमने मकान किराए पे लिया और 12 साल से अधिक के लिए लिया तो हम डीम्ड ओनर हैं। हमने मकान 12 साल के लिए किराए पे नहीं लिया है, वो उसका टेन्योर छोटा है लेकिन उसमें रिन्यूअल के प्रोविजन बनाए गए हैं और मिला के 12 साल या उससे अधिक का हो जा रहा है तो भी हम डीम्ड ओनर है। लेकिन हमें ध्यान देना होगा इस बात का कि जो भी रिन्यूअल के प्रोविजन है उस रिन्यूअल का जो टेन्योर है वो भी 1 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। हर रिन्यूअल 1 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में लेसी डीम्ड ओनर कहलाएगा। एक्चुअल में देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आपने ये बात नोटिस की है, जितने बच्चों ने एक प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं, क्या आपने देखा है कि रेंट के एग्रीमेंट जनरली 11 महीने के बनते हैं? आपने भी देखा होगा, आप अगर खुद किराए पे रहते हो ना तो 11 महीने का मकान मालिक एग्रीमेंट बनाता होगा, या आपके पेरेंट्स ने किराए पे मकान कोई दे रखा होगा तो 11 महीने का। आपने कभी सोचा इस विषय में कि क्यों 11 महीने का, क्यों नहीं 12 महीने का ही? और फिर 11 महीने के बाद वो रिन्यू भी कर लेते हैं, उसी में लिख भी देते हैं कि 11 महीने बाद हम फिर रिन्यू कर देंगे 11 महीने के लिए, अगर पार्टी को दिक्कत नहीं है तो फिर रिन्यू कर देंगे 11 महीने के लिए, लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 12 महीना या उससे ज्यादा का एक टेन्योर होता है ना और किराएदार कहीं 12 साल से अधिक रह जाए तो वो डीम्ड ओनर कहलाता है। और डीम्ड ओनर कहलाने से सिर्फ एक यही बात नहीं है, एक्चुअली एक दूसरा एक्ट है, दूसरा कानून भी है जिसके तहत उस किराएदार के पास और भी हक आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग शुरू से ही सेफगार्ड करते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं बढ़ते 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 कहीं 12 साल से ऊपर हो गया तो इसलिए पहले से ये 11 महीने का बनाते हैं कि अगर 12 साल से अधिक हो भी गया तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हर टेन्योर जो था वो 11 महीने का ही था, कोई भी एक रिन्यूअल भी कभी भी 12 महीने का नहीं था, तो टेंशन नहीं है। तो 11 महीना करके कोई 1100 साल भी रह जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो इसीलिए ऐसा है। तो लेट अस सी डीम्ड ओनर किसे किसे कहा जाता है। अगर आपने बीबी को या माइनर बच्चे को ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन, हाँ बीबी को डाइवोर्स के केस में ट्रांसफर करेंगे तो नहीं डीम्ड ओनर माना जाएगा आपको, और या फिर माइनर मैरिड डॉटर को अगर हमने ट्रांसफर किया है तो भी डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा आपको। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट,
अगर आप इम्पार्टेबल इस्टेट के होल्डर हो, यानी कि परिवार के सबसे बड़े बेटे हो, तो आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के केस में क्या होता है कि बिल्डर आपको फ्लैट देता है एज एन बाय मेकिंग यू एन मेंबर, बट आप अगर मेंबर हो तो आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। देन अगर आपने किराए पे कोई प्रॉपर्टी ली है, 12 साल से अधिक का किराएदारी है, तो आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। सो देखिए इसमें 3 कंडीशन थी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब टैक्सेबल होगी। प्रॉपर्टी बिल्डिंग होनी चाहिए, शुड बी अ बिल्डिंग, आप उसके ओनर होने चाहिए, और तीसरा इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर योर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो बस तीसरे वाली की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो देख लेते हैं। Annual value of the house property is not chargeable to tax under the head income from house property if the owner of the property utilizes the property for the purpose of carrying on his business or profession। अगर आप अपना उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। दिस रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज निल और देयर इज अ लॉस। कह रहा है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बिजनेस इनकम निल है और उस पर कोई टैक्स नहीं बन रहा है, क्योंकि ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस बिजनेस पे टैक्स दे रहे हो कि नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो जो आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, क्या वो चार्जेबल टू टैक्स है, क्या इनकम टैक्स उसके ऊपर लगता है? हाँ लगता है, हमें देने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम कमाएंगे। तो हम कमाते हैं नहीं कमाते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम उसमें बिजनेस करते हैं, तो हम तो इसीलिए कहते हैं कि इतने आप बोलना ही नहीं है। अगर आप अपना धंधा उसमें कर रहे हो, उस हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, छोटा सा सेक्शन था, हम लोग ने इन डेप्थ पढ़ा इसलिए हमें इतना समय लगा। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज दिस सेक्शन 22। 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा, और अगर आपको डिफिकल्ट लगी तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दीजिए बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट क्लास। विल स्टॉप हियर।